हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग का टॉपिक, दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन। आप लोगों ने इशिका मैडम के लेक्चर्स प्रॉपरली देख लिए होंगे एसपीएम के, और आप पूरा डिटेल में चीजों को करके आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरा ये मानना है। अब आ जाते हैं बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस वैल्यूएशन है क्या? बिजनेस वैल्यूएशन क्या हमारा थियोरी है या हमारा प्रैक्टिकल? ठीक है, इसको समझने के लिए मैं तो बोलूंगा ये दोनों का मिक्सचर है। ये दोनों का मिक्सचर है। बट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये हमारा मेजरली प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है एसपीएम बीवी, बहुत बच्चे इसको उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं देते जितना इसको मिलना चाहिए। क्यों? बच्चे बोलते हैं यार इजी सा है, अच्छे मार्क्स दे देगा, तो इसको उतना करने की जरूरत नहीं। बट ऐसा नहीं है। आप सीएमए फाइनल पढ़ रहे हो, सीएमए फाइनल इज द लास्ट स्टेज ऑफ सीएमए, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब्जेक्ट डाला गया है आपके करिकुलम में तो ये आपको मतलब कैसा है, लाइक पास कराने के लिए है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये सब्जेक्ट को भी दूसरे सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करो। ठीक है, जितना दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो उतना ही इस सब्जेक्ट को भी टाइम दो। क्योंकि क्या होगा, जब इंस्टीट्यूट एग्जाम में कभी मजे ले लिया ना, हमको समझ में भी नहीं आएगा हमारे मजे ले चुका है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो पूरा फोकस के साथ आपको ये सब्जेक्ट को करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर्स कौन कौन से होंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपके ये 4 चैप्टर तो हो गए होंगे, इशिका मैडम ने बहुत अच्छे से करवाए होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। तो दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे हमारे 5 टॉपिक्स। ठीक है, अब ये 5 टॉपिक्स देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है 5 हैं, खत्म कर देंगे। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि सबका वेटेज क्या है। तो देखोगे तो मेजॉरिटी वेटेज हमारे लास्ट 3 चैप्टर्स में है, और ये तीनों के तीनों हमारे कैसे चैप्टर्स हैं? प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। और जो ये फंडामेंटल ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, दिस इज अवर थ्योरी चैप्टर, जो आपका बेस बनाएगा, जो आपका बेस बनाएगा। और जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा है? लॉज एंड कंप्लायंस इन बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में समझेंगे क्या लॉज हैं, क्या कंप्लायंसेस है जो एक बिजनेस वैल्यूएशन करते टाइम हमको देखने पड़ते हैं। तो उसके रिलेटेड है, दिस इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, अब बात आती है इसमें लॉ की। लॉ के लिए हमारे प्रणव चांडक एकेडमी में एक्सपर्ट कौन है? हमारी हिमांगी मैम। तो हिमांगी मैम ने ये आपका लॉ का पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया है, और बाकी का जो अदर पार्ट था दैट इज रिलेटेड टू टैक्स। ठीक है, बट प्रणव सर हमारे बिजी इंसान, दूसरे चीजों में बहुत बिजी रहते हैं, तो सर ने बोला कि चल मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रणव सर से ट्रेनिंग ली कि कैसे हम लोग को ये टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, और ये स्पेसिफिक चैप्टर के लिए प्रणव सर ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी, और उसके बाद मैंने भी खुद से पढ़ा, और फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। ठीक है, देखा जाए तो एक स्टूडेंट के माइंडसेट के हिसाब से बता देता हूँ आपको कहाँ पे फोकस करना है। आपका फोकस मेजॉरिटीली ये 3 चैप्टर्स में होना चाहिए, और ये तीनों चैप्टर ना रिलेटेड है। ठीक है, मतलब क्या है, आपको एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में मिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो, आप एक आइसोलेटेड चैप्टर को पकड़ के पढ़ नहीं सकते हो। आपको इस वे में पढ़ना है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ याद आने चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा तो ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, जो मेजॉरिटीली यहां पे प्रैक्टिकल देगा और यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट चाहेगा तो यहां पे भी उन्होंने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस डाल के तो रखे, बट कॉन्सेप्ट बोला चलो यार बाद में पढ़ा देंगे। मतलब समझ रहे हो, चैप्टर 5 में कुछ क्वेश्चंस डाल दिए, और उसके कॉन्सेप्ट पता है कहां पे? चैप्टर नंबर 8 में।
तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में कवर है, वो हम लोग चैप्टर नंबर 7 या 8 जब उसका कॉन्सेप्ट आएगा वहीं से करेंगे। और हम लोग मॉड्यूल भी इसी वे में बना रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चंस है वो जहां पे कॉन्सेप्ट्स है वहीं पे हम लोग पुट डाउन कर दें, ठीक है। इससे क्या हो, स्टूडेंट्स को बार बार आगे पीछे ना करना पड़े और जहां पे कॉन्सेप्ट है वहां पे मिल जाए, ठीक है। और बहुत जगह पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अपने आंसर्स नहीं दिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में दिखा देता हूं, एक सेकेंड। थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, एक सेकंड दे दो, मैं आपको बता रहा हूं कहां पे है वो, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5.1 पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है। ये चैप्टर देखो कितने पेजेस में खत्म हो गया, ये एक पेज में इन्होंने 5.1 को खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसके रिलेटेड इन्होंने एमसीक्यू भी दे दिया, चलो ठीक है, मान गए, एमसीक्यू भी दे दिया, शॉर्ट आंसर भी दिया है, ठीक है, चलो। अब बारी आ रही है यहाँ पे, अब अगर लॉन्ग आंसर देखोगे, क्या बोला है लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग आंसर में देखो क्या बोला है, हिंट देके रखे। अगर अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप हिंट लिख के आओगे क्या? लॉन्ग आंसर है, मालूम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, गलती से इनको आ गया मूड में कि थ्योरी टॉपिक डालेंगे, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो याद रखना ये जो लॉन्ग आंसर्स हैं या हमने हमारे मॉड्यूल में प्रोवाइड करके रखे हैं, ठीक है। थोड़ा रिसर्च लगा है उसको बनाने में, थोड़ा फ्रेमवर्क करने में, बट बहुत अच्छे से मॉड्यूल हमने बिल्ड किए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का 5.1, दैट इज पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात समझो, सबसे पहले तो ये बिजनेस वैल्यूएशन दो वर्ड से बना है, पहला है बिजनेस, दूसरा है वैल्यूएशन। अब इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, धंधा। धंधा क्या होता है, बेसिकली जहां पे हम लोग पब्लिक को कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बेसिस पे हमको क्या मिलता है, रिटर्न में मनी मिलता है, और उससे हम क्या कमाते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। अब वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, तो देखो यहां पे इन्होंने बहुत अच्छे से वैल्यूएशन का मतलब दिया है, देखो, वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एन एसेट्स वर्थ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, ताकि जो एसेट है, एसेट का मतलब पता है ना, वो एसेट की वैल्यू पता करने के लिए। अब वो किस बेसिस पे करेंगे, उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कि वो एसेट से क्या मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, या फिर मार्केट कंपैरिजन, मार्केट में सेम एसेट कितने में बिक रहा है उससे कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल रीसेल वैल्यू, सपोज मैंने कोई चीज खरीदी है, उसको वापस से रीसेल करने के लिए, तो मेरे को मार्केट में रीसेल मैं कितने पे कर पाऊंगा, उससे भी मैं क्या करूंगा, वैल्यूएशन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन में मैं बता रहा हूं, आपका बहुत ज्यादा चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। मैं वापस से आऊंगा इस डेफिनेशन पे, ठीक है, जब हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे कि बिजनेस को वैल्यूएशन करते टाइम हम लोग कौन से अप्रोचेस फॉलो करते हैं। मैं बता रहा हूं यहां पे जो ये तीन वर्ड्स दिए ना, ये तीन वर्ड, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट कंपैरिजन और पोटेंशियल रीसेल वैल्यू, ये तीन में ही आपके सारे के सारे जो अप्रोचेस हैं बिजनेस वैल्यूएशन के, वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे, इट इन्वॉल्व एनालिसिस एंड जजमेंट व्हिच कैन लीड टू डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पार्टीज। मतलब क्या बताना चाहता है कि यहां पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और जजमेंट लगा रहे हैं। जजमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन का एनालिसिस, ठीक है। आपके हिसाब से ऑडिट टफ होगा,
मेरे हिसाब से एसएफएम टफ होगा, किसी और के हिसाब से अकाउंट्स टफ होगा। तो ये क्या है? ये एक जजमेंट है, और जजमेंट ना पार्टी टू पार्टी डिफरेंट हो जाता है। पार्टी मतलब कौन? जो वैल्यूएशन कर रहा है। ठीक है, आगे। A strong analytical foundation is essential for accurate valuation in any transaction। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एज अ वैल्यूअर आपके जो एनालिटिक्स होने चाहिए, एनालिटिक्स मतलब एनालिसिस जो आप करते हो उसको बोलते हैं एनालिटिक्स, वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप वैल्यूएशन जो निकाल रहे हो वो एकदम एक्यूरेट निकाल पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, there are different applications of valuation, we are focusing on business valuation। ठीक है, तो यहां पे वैल्यूएशन हम लोग बहुत सारी चीजों का करते हैं, ठीक है, बट अभी हमारा मेन फोकस किस पे है? बिजनेस वैल्यूएशन पे। अब बिजनेस वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो देखो बोला है, बिजनेस वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अ कंपनीज फेयर वैल्यू एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो बिजनेस वैल्यूएशन का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि आज के दिन इस कंपनी की कितनी वैल्यू है। ठीक है, और एट अ स्पेसिफिक टाइम मतलब उस टाइम पे, मतलब सपोज आज के दिन मैं बैठ के बोल रहा हूं इसकी ये वैल्यू है, कल के दिन वो वैल्यू बदल भी सकती है, कल के दिन क्या हो सकता है? वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो हम लोग जब भी बिजनेस वैल्यूएशन करते हैं, हम एट द पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं कि आज के दिन इस कंपनी की वैल्यू ये है, कल क्या होगा वो हमको नहीं पता, बट आज के दिन इसकी ये वैल्यू है। आगे, इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ की वैल्यू फैक्टर। ठीक है, और जब भी आप बिजनेस वैल्यूएशन कर रहे हो, आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास उस चीज को लेके एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको बहुत सारे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस वैल्यूएशन में वो आपको समझ में आने चाहिए। आगे, अ वैल्यूअर मस्ट आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, अब जो वैल्यूएशन कर रहा है, जो वैल्यूएशन कर रहा है, उसको हमेशा एक चीज दिमाग में रखनी है कि मैं ये जो वैल्यूएशन कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, इस ऐसे कौन से ड्राइवर्स हैं, वैल्यू ड्राइवर्स, जो इसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे को इंडस्ट्री, कंपटीशन और इकोनॉमिक कंडीशन का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, और उस बेसिस पे मैं क्या करूंगा? मैं अपना वैल्यूएशन मेथड लगाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो वैल्यूअर का काम क्या है? वैल्यूअर का सबसे पहला काम है पता करो कि किस पर्पस के लिए वैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे कौन से वैल्यू ड्राइवर्स हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं कंपनी को। ठीक है, फिर मैं एनालिसिस करूंगा किसका? तीन चीजों का, कौन सी इंडस्ट्री में ये कंपनी है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स वैल्यू। अब एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी कंपनी चल क्यों रही है? ताकि शेयर होल्डर को वैल्यू प्रोवाइड कर सके। तो शेयर होल्डर वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन कंपनी इन्वेस्ट कैश टू जनरेट फ्यूचर रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपने मेरे से इंटर किया होगा तो आपको ये चीज पता होगी, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लोग लोगों से पैसा उठाते हैं, फिर वही पैसे को अपने बिजनेस में लगा देते हैं। जब हमने पैसे को बिजनेस में लगाया तो उससे हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्या मिलता है हमको? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? जिन लोगों से पैसा लिया है उन लोगों को कुछ पैसा दे देते थे। ठीक है, और जो बच जाता था वो हो जाता था कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, तो जो पैसा बच गया वो पैसे को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स वैल्यू। आगे, द वैल्यू डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अर्निंग्स क्या? जो हमने सामान बेच के अर्न किया, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जो हमने पैसा उधार पे लिया है उनको जो पे किया, उसको माइनस करने के बाद जो बचा मैं उसको क्या बोलूंगा? शेयर होल्डर्स वैल्यू। कंसिडरिंग रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सब हमने इंटर में देख के आया है। याद नहीं आ रहा तो थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, क्योंकि अब हम फाइनल में हैं। आगे, सम पॉइंट may be worth remembering while doing business valuation। तो बिजनेस वैल्यूएशन करते टाइम हमको कुछ बातों को हमेशा दिमाग में याद रखना है। वैल्यूएशन एस्टिमेट्स बिजनेस वर्थ एंड कैन वेरी बिटवीन वैल्यूअर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दो वैल्यूअर्स हैं,
दोनों वैल्यूअर अलग अलग वैल्यूएशन निकाल रहे हैं एक कंपनी की, तो हो सकता है दोनों गलत नहीं है और दोनों भी सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब कोई भी इंसान कोई बिजनेस की वैल्यू निकाल रहा है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से निकाल रहा है, वो अपना जजमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे कोई सही, यहाँ कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, वैल्यू डिफर्स फ्रॉम प्राइस। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ठीक है, एक सिंपल सी बात समझाता हूं। एक इंसान है, ठीक है, ठीक है, हम लेते हैं उसको मिस्टर बज्जो। बज्जो मेरा बहुत खासम खास दोस्त है। ठीक है, तो हमारा मिस्टर बज्जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, और वो आराम से सन बाथ ले रहा है। क्या ले रहा है? सन बाथ। ठीक है, और उसको लगी है प्यास। ठीक है, तो हमने दे दिया उसको वाटर। कितने में? 100 रुपए में। ठीक है, बज्जो हमारा क्या थोड़ा अमीर इंसान है ना, तो 100 रुपए का पानी पी लेता है। और एक है हमारा दोस्त मिस्टर अक्षय। मिस्टर अक्षय भी हमारा सीए है। ठीक है, और अब मिस्टर अक्षय को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो अक्षय जी ने क्या किया, वो अक्षय जी टेस्ट मैच खेल रहे थे। ठीक है, और पूरे मैच भर उन्होंने पानी नहीं पिया, और जब वो ड्रेसिंग रूम में गए, ड्रेसिंग रूम में भी पानी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे मैं खड़ा था, मैंने बोला क्यों भाई, पानी चाहिए? चल 500 रुपए निकाल, तब मैं तेरे को पानी दूंगा। ठीक है, अब इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? प्राइस जनरली वो होता है जो आप पे कर रहे हो। यहां पे जो मिस्टर बज्जो है वो पे कर रहा है 100 रुपए, और जो मिस्टर अक्षय वो पे कर रहा है 500 रुपए। बट पानी तो सेम है, बट दोनों के लिए पानी की जो वैल्यू है वो बहुत अलग है। क्यों? मिस्टर बज्जो तो आराम से सन बात ले रहे हैं, उनको पानी का ऐसा गरज नहीं है, बट अभी उसको प्यास लगी है तो उसके लिए वैल्यू, पानी की इतनी इज्जत नहीं है। बट वहीं पे मिस्टर अक्षय वो टेस्ट मैच खेल के आए हैं, पूरे थके आए हैं, उनको पानी की सख्त जरूरत है। अगर पानी नहीं मिला तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसके लिए उन्होंने 500 रुपए देने के लिए भी रेडी होगा, क्योंकि उनके लिए उस टाइम पे पानी एक अमृत जैसा था। वो अगर मैं उनसे 1000 रुपए भी मांगता, वो 1000 रुपए दे देते। बट दोनों ही केस में, दोनों ही केस में जो ये वाटर था वो 20 रुपए की हमारी बिस्लेरी की बॉटल थी। ठीक है, तो यहां पे हमको ये समझ में आना चाहिए कि पानी सेम है, बट दोनों के लिए उस वाटर की वैल्यू डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? आगे, नेक्स्ट, वैल्यूएशन इज टाइम स्पेसिफिक एंड मे चेंज एज न्यू इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल। जैसे कि मैं बता रहा था, जब हम लोग वैल्यूएशन देख रहे थे, मैंने क्या बोला एकदम सिंपल बात में, कि जो वैल्यूएशन है वो आज के दिन जो है उस हिसाब से मैं वैल्यूएशन आपको बता रहा हूं। कल क्या होगा वो मेरे को नहीं पता, कल क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब कभी भी आप वैल्यूएशन करने जा रहे हो तो आपको कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग हमेशा लेनी है। ठीक है, अब वो क्या चीजें हैं? सबसे पहला, बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आप सपोज कौन सी कंपनी बोले, कोई अच्छी कंपनी बताओ। इन्फोसिस। सपोज आप इन्फोसिस का बिजनेस का वैल्यूएशन करने जा रहे हो, तो अब आपको समझना पड़ेगा उसका बिजनेस और उसका बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इन्फोसिस बिजनेस चलाता कैसा है, मैं आपको ये समझा देता हूं। तो अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, इन्फोसिस की एक कंपनी है यूएस में भी। ठीक है, जो इन्फो वहां की स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, और इंडियन इन्फोसिस है। अब जो यूएस वाली इन्फोसिस है ना, उसका एकदम सिंपल काम है, वहां से क्लाइंट से काम लेना, वहां से क्लाइंट से काम लेना, और उसके बाद वो काम को इंडिया भेज देना, और इंडिया में सस्ते लेबर से उसको काम को खत्म करवा देना, और फिर उसको डिलीवर कर देना। ठीक है, अब ये एक हो गया बिजनेस। अब इस बिजनेस में हमको क्या समझना पड़ेगा? एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को कैसे समझोगे? देखोगे कि लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनका कॉम्पिटिटर कैसा है। ठीक है, क्या ये बिजनेस की डिपेंडेंसी यूएस वाले इंफोसिस पे बहुत ज्यादा है? आंसर इज यस। तो ऐसे क्या कर रहे हो आप? बिजनेस और बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ रहे हो। ठीक है,
एक बार आपको बिजनेस और बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ में आ गया, देन आप क्या करोगे, आप उसके रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड लॉस को समझोगे, ठीक है। तो जिस एनवायरनमेंट में वो कंपनी काम कर रही है, उसको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। जो हमारे कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन से हैं? कंपनीज एक्ट, सेबी, फेमा, इनकम टैक्स। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या ये कंपनी प्रॉपरली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो क्या कंपनी पे कुछ पेनल्टीज लगी हैं, क्या कंपनी के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, ये भी हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर कर रही है। आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस फॉलो होता है इंड एएस, ठीक है। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना इंड एएस को। तो वही चीज कैसे अप्रोप्रिएटली लग रही है या नहीं लग रही है, मतलब फॉलो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूएशन मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। अब जो वैल्यूएशन हम करना चाहते हैं, उसके पास हमारे बहुत सारे अप्रोचेस हैं। अब हम उन सारे अप्रोचेस में से कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। एंड लास्टली कैलकुलेशंस करेंगे और स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, फिर हम क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर को लेंगे, कंप्यूटर पे हम लोग टेबल बनाएंगे, हम लोग पता करेंगे कि ये बिजनेस की वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब अगर किसी को ये पार्ट नहीं समझ में आया, उसके लिए ना आप लॉन्ग आंसर्स में आ जाओ, ठीक है। मैंने आपको ना क्वेश्चंस का ही पार्ट बना के दिया है, देखो एकदम अच्छे से बोला है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट इन बिजनेस वैल्यूएशन। कि आप एक बिजनेस या उसके एनवायरनमेंट को आप कैसे समझ सकते हो। तो देखो क्या बोला है, understanding of business and its environment is crucial in business valuation because it provides context to the financial figures and helps to determine the true worth of the company, ठीक है। तो जो हमारा बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट को जब समझते हैं, तो हमको समझ में आता है कि ये जो बैलेंस शीट और पीएनएल पे नंबर्स दिख रहे हैं, क्या ये सही में है या गलत है। और हमको समझ में आता है कि क्या इससे हम लोग ट्रू वर्थ कंपनी की पता कर सकते हैं नहीं। Business valuation is not just applying formulas. It requires a holistic approach that considers both internal and external factor. Internal and external मतलब क्या है? कंपनी के अंदर के फैक्टर्स और कंपनी के बाहर के फैक्टर्स, ठीक है। दोनों को हमको समझना जरूरी है। तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले आता है हमारा इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। कि इंडस्ट्री मतलब कौन से इंडस्ट्री में ये कंपनी वर्क कर रही है और उस इंडस्ट्री में इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है। इसको समझने के लिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि सपोज एक हमारा है डब्बा फोन और एक हमारा है स्मार्टफोन, ठीक है। अब हमारा डब्बा फोन बनाने वाली कंपनी, इंडस्ट्री कौन सी है? मोबाइल इंडस्ट्री में। बट डब्बा फोन क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। तो क्या ये चलेगा? गॉड नोस। स्मार्टफोन आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, क्या ये चलेगा? गॉड नोस। सर दोनों के लिए गॉड नोस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम समझेंगे कैसे? इंडिया की जनता, इंडिया की जनता तीन पार्ट में डिवाइड होगी, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अपर क्लास में बैठे हैं 10% लोग, मिडिल क्लास में बैठे हैं 20% लोग, और मेजॉरिटी लोग बैठे हैं लोअर क्लास पे, राइट। और इंडिया में लोअर क्लास में भी आ जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। अब ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये तो स्मार्टफोन खरीद नहीं सकता, तो ये कहां पे चला जाता है? डब्बा फोन की तरफ, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन है, बट उनको भी चाहिए डब्बा फोन,
ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अबव पॉवर्टी लाइन है तो हम हमेशा डब्बा फोन ही लेंगे। वो क्या कर सकते हैं, कुछ लोग स्मार्टफोन भी ले सकते हैं, मतलब अपनी औकात के बाहर जाके फोन खरीदना। ठीक है, और आज के टाइम पे तो इंडिया में इतना सस्ता मिलता है, आई थिंक 5,000 से स्मार्टफोन चालू हो जाता है। और हमारा मिडिल क्लास और अपर क्लास तो क्या खरीदेगा, स्मार्टफोन खरीदेगा। ठीक है, अब जब तक मैंने ये एनालिसिस नहीं किया था, आप लोगों का क्या था, सर डब्बा फोन तो डूबेगा और स्मार्टफोन बहुत चलेगा। बट हमेशा याद रखना, एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना पड़ेगा। यहां पे क्या किया हमने, इंडस्ट्री को हमारे क्या बोलते कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से हमने समझा कि कितना लोग कितना कमा लेते हैं, उस हिसाब से लोग कितना फोन चलाते हैं। ऐसा भी होगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनके पास फोन ही ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये क्या समझा रहा हूं, बेसिकली एनालिसिस कैसे करते हैं। आगे देखो क्या बोला है, द वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। मैक्रो एंड माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो कंपनी को इनसाइड में, कंपनी के इंटरनल में जो फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स को हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। और मैक्रो क्या होता है, मैक्रो होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं तो बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। देखो आगे क्या बोला, a company operating in a booming industry like AI and renewable energy have a higher valuation than the one in declining industry that is traditional print media। तो हमेशा याद रखना, वो जो क्या बोलते प्रोडक्ट है जिसमें हम डील कर रहे हैं, क्या वो बूमिंग इंडस्ट्री के लिए रिलेटेड है, क्या वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड है। आज के टाइम पे बूमिंग इंडस्ट्री कौन सी है, एआई एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप इसमें हो तो आप बेशुमार पैसा कमाओगे, बट वहीं पे अगर आप ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया में ही हो तो क्या होगा, आप लॉसेस करोगे और आपकी वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है वो किस इकोनॉमिक साइकिल से गुजर रही है। चार टाइप के इकोनॉमिक साइकिल होती है। ठीक है, चार कौन सी होती है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन। ठीक है, ये तीन ही होती है। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बताया रिसेशन, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कहां से आ गया पता नहीं। ठीक है, दैट डायरेक्टली इंपैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टिंग वैल्यूएशन मॉडल। तो आपको एक चीज समझ में रखनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो इकोनॉमिक साइकिल है उस हिसाब से हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, हमेशा आप एक ही इकोनॉमिक साइकिल में अटके नहीं रहोगे। मतलब क्या है, अगर आप अभी रिसेशन में हो तो आप कभी ना कभी इन्फ्लेशन में जरूर आओगे, आप कभी ना कभी डिप्रेशन में जरूर आओगे। अच्छा हाँ राइट, चार होते हैं ना, याद आ गया, चार होते हैं हमारे, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये चार होते हैं हमारे, लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, अब आपने इंडस्ट्री और इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया। अब हम अपन क्या देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है कंपेयर टू इंडस्ट्री। फिर कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है, एकदम टक्कर एकदम जोरों की है या ठीक है थोड़ा कैजुअल कंपटीशन है। नेक्स्ट, प्राइसिंग पावर इन्फ्लुएंस। प्राइसिंग का क्या खेल है, क्या लोग कम प्राइसिंग वालों के पास जा रहे हैं या लोग प्राइस ज्यादा है लेकिन क्वालिटी के पास जा रहे हैं, हमको हर चीज एनालाइज करनी है। नेक्स्ट, अ बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, अ यूनिक प्रोडक्ट एंड अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में कमांड अ प्रीमियम ओवर वैल्यूएशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हमारा, एप्पल। एप्पल ने अपने लोगों के साथ लॉयल्टी बना के रखी है, उनके प्रोडक्ट्स यूनिक है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंपनी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस वजह से उनका जो एप्पल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मार्केट में एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे बिकता है। प्रीमियम वैल्यूएशन मतलब जो उसका नॉर्मल प्राइस होना चाहिए वो उससे ज्यादा में बिकता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स। हमको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स भी देखने पड़ेंगे कि क्या कोई टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन होने वाला है,
क्या कोई रेगुलेटरी चेंजेस होने वाले हैं जिससे हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिजनेस मॉडल कैसा है। बिजनेस मॉडल क्यों देखना है? क्योंकि बिजनेस मॉडल हमको बताएगा कि कितना हमारा रेवेन्यू कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर हमारा B2B बिजनेस है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या वन टाइम सेल है, ये सब चीज हमको क्या बताएगा कि हम लोग का रेवेन्यू कितना फ्यूचर में हो सकता है। उसी बेसिस पे देखेंगे कि हमारे कितने रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, क्या हमारा एक सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम है या हमारे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम है। सपोज हम एप्पल की ही बात करें तो एप्पल के कौन से रेवेन्यू स्ट्रीम है? आईफोन, मैकबुक, फिर मैकेयर, और क्या है, एयरपॉड्स, फिर हेडफोन्स, फिर चार्जर, फिर सर्विसेज, ठीक है, रिपेयरिंग सर्विसेज। तो ये उनके साथ क्या हो गए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो गए। तो जितने ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगे उतना ज्यादा रिस्क कम रहेगा। क्यों? सपोज आपका एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम है और उसमें भी आपसे पैसा नहीं जनरेट हो रहा, तो क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। और आपके पास सपोज 7 रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो सपोज एक दो बंद भी हो गए तो कहीं और से तो पैसा आ रहा है, तो आप उसको सरवाइव करवा सकते हो। तो देखो क्या बोला है, डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम रिड्यूसेस रिस्क एंड एनहांस वैल्यूएशन। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके रेवेन्यू स्ट्रीम होंगे उतना ज्यादा आपका वैल्यूएशन ज्यादा होगा। Whereas dependence on a single product and customer increases volatility। ठीक है, अगर आप एक ही कस्टमर है और वो कस्टमर ने सपोज आपको धोखा दे दिया और किसी और के पास चला गया, तो क्या होगा यार, बिजनेस बंद पड़ जाएगा, क्योंकि नया कस्टमर को लेके आना इज अ वेरी टफ थिंग। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। हमारी जो कंपनी है उसपे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। तो देखो, बिजनेस इन हाईली रेगुलेटेड सेक्टर फेस कंप्लायंस कॉस्ट एंड रिस्क दैट इंपैक्ट वैल्यूएशन। तो कौन से हमारे इंडस्ट्री है, देखो यहाँ पे बताया, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, तो यहाँ पे कंप्लायंसेस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वहीं पे अगर कोई चेंजेस आ गए टैक्सेशन लॉ में, गवर्नमेंट पॉलिसी से, एनवायरमेंटल रेगुलेशन से, तो उससे मेरे कंपनी पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है ये भी हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्रीजेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव वैल्यूएशन। ठीक है, तो अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छे से है, आपके इन्वेस्टर्स को आप पे भरोसा है, तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। ठीक है, बट अगर आपके इन्वेस्टर्स का आप पे भरोसा नहीं है तो हमारी वैल्यूएशन क्या होगी, गिरने लगेगी। कंपनीज विद पुअर गवर्नेंस में फेस फ्रॉड रिस्क, मिसमैनेजमेंट एंड इनएफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन। नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब क्या है कि ये कंपनी के ऊपर कौन से रिस्क लगते हैं उसको भी हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिस्क लाइक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जियोपॉलिटिकल रिस्क, करेंसी फ्लक्चुएशन, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हेल्प्स इन एडजस्टिंग वैल्यूएशन मॉडल्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम पे रिस्क होगा उतना हमारा वैल्यूएशन हमको कम मिलेगा। नेक्स्ट, sustainability and ESG factors are becoming increasingly important for modern valuation। तो जब भी इन करंट सिनेरियो हम लोग जब मॉडर्न में वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमको एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि जो हमारे ऊपर रिस्क है, जो भी हमारे ESG फैक्टर्स हैं, क्या वो हम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं या नहीं। एंड लास्ट पॉइंट हमारा ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्केलेबिलिटी। देखेंगे कि ये जो बिजनेस है, क्या ये बिजनेस फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है, कितना बड़ा बन सकता है, उसका हम लोग देखेंगे। तो देखो, अ बिजनेस ऑपरेटिंग इन अ स्केलेबल इंडस्ट्री विद स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी मे हैव अ हायर वैल्यूएशन। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है तो आपको वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी, बट अगर कंपनी हैज अ हाई barrier to entry and it is a competitive advantage justifies a premium वैल्यूएशन। ठीक है, तो याद रखना, अगर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे एंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एग्जांपल हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री। आज के टाइम पे कितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL भी है, बट मेजर तो ये तीन है और ये तीनों ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा। कोई और अगर एंटर करना चाहेगा तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, कम से कम 1000-2000 करोड़ तो आराम से लगेगा। तो इसके लिए
ऐसी कंपनीज की वैल्यूएशन क्या होगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट कंक्लूजन दे दिया, a business valuation based purely on financial statement may be misleading if the broader business environment is ignored। इसका मतलब क्या है, सिर्फ आप बैलेंस शीट पीएनएल को देख के अगर किसी बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे हो तो याद रखना आप गलत कर रहे हो। आपको बिजनेस का एनवायरनमेंट भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। A deep understanding of the industry, competition, regulatory landscape and operational risk allows valuation to be more accurate and realistic assessment। ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूट ने आंसर नहीं दिया है, ये मैंने बनाया हुआ आंसर है। इंस्टीट्यूट का आपको दिखाता हूं, यहां पे इंस्टीट्यूट ने कहा दिया है, देखो इंस्टीट्यूट का आंसर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। बस इतने में गेम खलास। क्या आपको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी इंस्टीट्यूट के मॉडल से? बताओ बताओ, सोच के बताओ मेरे को आराम से, ठीक है। इज दैट क्लियर कि बिजनेस वैल्यूएशन के टाइम पे हम लोग बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट को कैसे समझेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ वैल्यूएशन के रिलेटेड में हमको टर्म्स देखे। सबसे पहला है मार्केट वैल्यू, फिर है लिक्विडेशन वैल्यू, फिर है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू के बाद है हमारा फेयर वैल्यू, फिर फेयर मार्केट वैल्यू एंड लास्टली इक्विटेबल वैल्यू। सर सेम ही है सब, क्या पढ़ा रहे हो तो समझो क्या बोलता है। सबसे पहले देख लेता हूं मार्केट वैल्यू, the estimated price at which an asset or liability would be bought or sold on a specific date in a fair or open market where both the buyer and seller act independently and have sufficient knowledge, make informed decision and not under pressure to transact। तो समझ में आया कि जहां पे दो लोग आए हैं एक सामने आमने सामने, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक बाई करेगा दूसरा सेल करेगा, ठीक है, और यहां पे दोनों इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और दोनों को नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट कितने में खरीदा या बेचा जा सकता है, और उस बेसिस पे वो एक डिसीजन लेते हैं। उस वैल्यू को हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विडेशन वैल्यू, amount expected from selling an asset or group of asset individually, it should account for cost for preparing an asset for sale and selling expenses। LV can be determined under two premises, orderly transaction with typical market period and forced transaction with shortening market period। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी बंद होने लगती है ना तो हम बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो उस टाइम पे जब हम एसेट्स को मार्केट में बेचते हैं तो जिस रेट पे वो मार्केट में खरीदा जाता है उसी को हम क्या बोलते थे, लिक्विडेशन वैल्यू। अब लिक्विडेशन वैल्यू को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है हमारा फोर्स ट्रांजैक्शन। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सामने वाला जो कंपनी बंद कर रहा है उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता है, कितना 3 से लेकर 6 महीने तक का टाइम दिया जाता है। उसमें क्या करता है, वो उस प्रोडक्ट को लेके या वो एसेट्स को लेके एडवर्टाइजमेंट करता है कि भाई ये मेरे पास एसेट है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ठीक है, और फिर जाके वो बेचता है। फोर्स्ड ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जो कंपनी बंद कर रहा है उसके ऊपर जोर लगाया जाता है कि तू भाई एक काम कर, जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को बेच दे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वर्थ ऑफ एन एसेट्स टू इट्स ओनर और बायर, पोटेंशियल बायर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गोल, ठीक है। तो जो ओनर है उस एसेट का, उसके हिसाब से वो कितना इन्वेस्ट किया था, उसके हिसाब से जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है। सपोज आज के टाइम पे सीएसके करके कंपनी है, सीएसके पता है ना, चेन्नई सुपर किंग्स, वो कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो चल रहे होंगे आई गेस 200-250 रुपए का। तो अगर मैं जाके वहां पे वो शेयर को खरीदूंगा तो वहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, जिस प्राइस पे मैं वो खरीद रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है कि सीएसके का शेयर मतलब एक्चुअल में कितने का बिकना चाहिए, बट
वहां पे मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को क्या लगता है कि मेरी वैल्यू कितनी होगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। नेक्स्ट आता है फेयर वैल्यू, the price at which an asset would be sold or a liability is transferred in an orderly transaction between market participants on a measurement date। सर फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क क्या है? तो देखो, फेयर वैल्यू सिंपली क्या बता रहा है कि ऐसा प्राइस जिसपे ये एसेट को खरीदा या बेचा जा सकता है इन अ ऑर्डरली ट्रांजैक्शन वेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व। यहां पे कोई भी बायसनेस नहीं है, यहां पे कोई भी डिमांड सप्लाई का गेम नहीं है। जो मार्केट में फेयर वैल्यू है उस पे वो बिक जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या है? सपोज कोई प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा में बिकेगा। सपोज मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, जब समर सीजन स्टार्ट होता है मैंगो का प्राइस अपने चरम सीमा पे रहता है, बहुत महंगा बिकता है मैंगो। वहीं पे बारिश हो गई, बारिश होने के बाद मैंगो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश होने के बाद मैंगोज में कीड़े लग जाते हैं, तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखना, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू अलग अलग चीज होती है। मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, फेयर वैल्यू से कम भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है, अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे और बनाएंगे फेयर मार्केट वैल्यू। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू क्या बताता है, द प्राइस a willing buyer would pay to a willing seller in an open market transaction where neither party is forced to act and both have sufficient knowledge of relevant facts। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू मोस्टली सेम है, बस आप इतना समझ लो कि यहां पे बात की गई है एक विलिंग बायर की और एक विलिंग सेलर की जो ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। एंड लास्ट आता है हमारा इक्विटेबल वैल्यू। इक्विटेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ना तेरा ना मेरा, कुछ नेगोशिएशन करके आते हैं एक वैल्यू पे। तो देखो क्या बोला है, दिस इज द एस्टिमेटेड प्राइस फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी बिटवीन आइडेंटिफाइड नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टीज दैट रिफ्लेक्ट द रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ दोस पार्टीज। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पांच अलग अलग छह अलग अलग टाइप की मार्केट वैल्यूज हैं, वैल्यूएशन है। इज दैट क्लियर? चलो थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ। ये देखो यहां पे बताया गया, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कैसे किया है, डेफिनेशन दे दी है, कौन से की फैक्टर्स होते हैं, हायर और लोअर देन मार्केट वैल्यू, और कहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, प्राइस इन एन ओपन मार्केट। ठीक है, ये किसके बेसिस पे डिपेंड होता है, सप्लाई एंड डिमांड, जो हमने डिस्कस किया था मैंगो का, याद है एग्जांपल, समर और बारिश के बाद। फिर ये यूज होता है एज अ बेंचमार्क, और ये कहां पे यूज हो सकता है, ये यूज होता है हमारा स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में और एमएनए में। एमएनए क्या होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन। मतलब पता है ना, अकाउंट्स में करके तो आए होगे मेरे को लग रहा है। ठीक है, नहीं पता तो ये हमारा आगे चैप्टर है मर्जर एंड एक्विजिशन का, उस टाइम समझ लेंगे। बट सिंपल भाषा में बोला जाए तो मर्जर का मतलब होता है जब दो अलग कंपनीज मिलके एक कंपनी बन जाती है, उसको बोलते हैं मर्जर। ठीक है, और एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खा जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्विजिशन। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विडेशन वैल्यू, वैल्यू अंडर फोर्स्ड सेल। यहां पे हम लोग को अर्जेंसी में बेचना पड़ता है या कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब पैसों की कमी के वजह से मेरे को जब किसी एसेट को बेचना पड़ता है तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ठीक है, ये हमेशा याद रखना मार्केट वैल्यू से कम रहता है, और ये कब यूज होता है, जब बैंक्रप्सी हो जाए। जब बैंक्रप्सी हो जाए, बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है, जब हमारे लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो जाएं। ठीक है, जहां पे हमको लग रहा है हम कंगाल हो गए तो हम क्या बोलेंगे, बैंक्रप्सी। या फिर हमको कोई एसेट को बेचना है तो भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू जो इन्वेस्टर के हिसाब से है उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये कहां पे यूज होती है, इसके की फैक्टर्स क्या होते हैं, सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब क्या होता है, सिनर्जीज का मतलब होता है 2+2=5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक कंपनी ₹2 जनरेट करी थी, दूसरी कंपनी दो रुपए जनरेट करी थी,
दोनों जब साथ में आ गए, दोनों ने जनरेट किया 5 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 1 रुपए एक्स्ट्रा कमाया है इसको हम बोलते हैं सिनर्जी। मतलब दो कंपनीज जब साथ मिलके आई तो उन्होंने 1 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जी। एंड सेकंड, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट का मतलब क्या है, दो बड़ी कंपनी साथ में मिलके आ गई ताकि उनको स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट मिले। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, वोडाफोन आइडिया। दोनों कंपनी बहुत बड़ी जायंट कंपनीज थी, दोनों को दिख रहा था जियो सबको खा जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ मिला लिए और एक बड़ी कंपनी बना ली ताकि वो मार्केट में बने रहे। अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये कहां पे यूज होता है, ये होता है मर्जर एंड एक्विजिशन में यूज। नेक्स्ट आता है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीड प्राइस विदाउट कंपल्शन। विदाउट कंपल्शन मतलब यहाँ पे कोई कंपल्सरीली आपको फोर्स नहीं कर रहा है करने को। यहाँ पे कौन होते हैं, विलिंग बायर और सेलर होते हैं जिनके पास पूरा का पूरा नॉलेज होता है। ये सिमिलर रहता है मार्केट वैल्यू के, सिमिलर नॉट सेम, सिमिलर। ठीक है, ये कहां पे यूज होता है, टैक्सेशन में यूज होता है, लीगल केसेस में यूज होता है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पे यूज होता है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, इज दैट क्लियर? चल एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक सेकंड देना, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वैल्यू इज नॉट सेम एज प्राइस, डिस्कस हाउ दिस अंडरस्टैंडिंग इज क्रिटिकल इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह समझ में आना चाहिए कि वैल्यू और प्राइस हमेशा दो अलग चीज होती है। देखो क्या बताया गया, वैल्यू इज नॉट द सेम एज प्राइस, statement of value is not the same price highlights a fundamental distinction in finance and business valuation। हमेशा याद रखना, जब आप फाइनेंस पढ़ रहे हो या आप बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ रहे हो, ये दोनों टर्म अलग होते हैं, वैल्यू एंड प्राइस। जब हम लोग वैल्यू की बात करेंगे, वैल्यू का मतलब क्या होगा, इट इज अ एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ अ बिजनेस और एसेट बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी बिजनेस की जब हम लोग वर्थ निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे और उसका फ्यूचर का पोटेंशियल देखेंगे, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू तो निकाल ली, और सपोज अब मेरे को वो बिजनेस खरीदना है, वो बोल रहा है भाई मैंने 10 साल से बिजनेस किया है, 10 साल से मैंने बहुत अच्छा गुडविल कमाया है, ये गुडविल को तो मैं तुमको ऐसे ही नहीं दे दूंगा। और सपोज उसने बोला कि तेरे कंपनी की वैल्यू हो रही है 500 करोड़, ठीक है, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं 500 करोड़ नहीं दूंगा, मैं तेरे को ये बिजनेस दूंगा 1000 करोड़ में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो बिजनेस की वैल्यू है 500 करोड़, बट उसको खरीदने के लिए मेरे को कितना देना पड़ेगा, 1000 करोड़। इज दैट क्लियर? तो देखो यहां पे एक नीचे एग्जांपल दिया, A company's valuation report estimates its intrinsic value as 100 करोड़। ठीक है, वो बोलना चाहता है कि ये बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो हम लोग एनालिसिस करके कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोला 100 करोड़, बट इट सेल्स फॉर 120 करोड़ ड्यू टू हाई डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर। मतलब बहुत ज्यादा लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू तो हो गई 100 करोड़, बट बेची कितने गई में, 120 करोड़। ठीक है, अब इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो इसको बाई करता है प्राइस पे, बट इन्वेस्ट किस बेसिस पे करता है, वैल्यू पे, कि ये कंपनी मेरे को कितना ज्यादा वैल्यू दे सकती है। जनरल केस में एक्वायरर हमेशा ओवर पे करता है कंपनी को। ठीक है, बट अगर इन्वेस्टमेंट फेल कर गया एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को जनरेट करने में, तो वो आपके लिए लॉसेस भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल दिया है, ड्यूरिंग अ मार्केट बबल टेक स्टार्टअप में बी प्राइस्ड ओवर देयर इंट्रिंसिक वैल्यू लीडिंग टू लॉसेस व्हेन द बबल बर्स्ट। ठीक है, आपको याद पता होगा कि नहीं पता होगा, पर ईयर 2000 के टाइम पे ये जो टेक बबल था वो बना था, आईटी बबल, सॉफ्टवेयर बबल। ठीक है, वो जो बबल था उस टाइम पे लोग मतलब पूरा कंपनीज बना रहे थे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर,
जैसे कि अभी कौन सा बबल चल रहा है, अभी चल रहा है एआई बबल। लोगों को एआई के नाम पे पागल बनाया जा रहा है। लोग हर किसी टाइप का जनरेटिव एआई, फिर ये चैट जीपीटी, अलग अलग टाइप का एआई का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके हिसाब से कंपनी बना रहे हैं और उसके बाद इसको बेच दे रहे हैं। फिर क्या होगा, आफ्टर अ वाइल ये बबल फटेगा, ये बबल फटेगा और बहुत लोगों का लॉस होगा, और जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, जो कि मार्केट लीडर हैं, वो कंपनी टिक जाएगी। जैसे कि सॉफ्टवेयर का जब चल रहा था, जब वो बबल फटा, कौन सी कंपनी सर्वाइव की, गूगल, याहू और amazon, एनवीडिया। ठीक है, तो ये जो बड़ी कंपनीज थी, ये कुछ कुछ कंपनीज सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट, नेगोशिएशन एंड डील स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो एक वैल्यू हम लोग बनाते हैं वो बायर के साइड से अलग होती है, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है। बायर तो बोलेगा भाई कि भाई ये 500 करोड़ तो तूने वैल्यू बना तो दी, बट तू ये नहीं देख रहा मैंने इस बिजनेस में 10 साल दिए अपने, या 10 साल में मैं चाहता तो मैं कुछ और कर सकता था, मैं कहीं और पैसा लगा सकता था, बट मैंने ये बिजनेस को बड़ा किया। ठीक है, बट सेलर क्या बोलेगा, सेलर तो बोलेगा भाई ये 500 करोड़ की कंपनी दिख रही है, मेरे को 500 करोड़ में चाहिए। और सेलर बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को 500 करोड़ में तो नहीं दूंगा, मैं तेरे को 1000 करोड़ में दूंगा। ये 500 करोड़ मेरी गुडविल है जो मैंने बनाई है ये 10 साल में, कि आज के टाइम पे अगर तू मेरा मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाएगा, कम से कम 100 लोग खड़े हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ये मेरी गुडविल है जो मैंने बनाई है। आगे, स्ट्रेटेजिक बायर में ऑफर अ हायर प्राइस देन मार्केट प्राइस इफ दे एक्सपेक्ट सिनर्जीज। ठीक है, कभी कभी स्ट्रेटेजिक बायर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसी कंपनी को खरीद लेते हैं जिससे मेरे को सिनर्जी का फायदा होता है। सपोज मेरी कंपनी आज के टाइम पे कमा रही है, समझ मेरी कंपनी आज के टाइम पे है 100 करोड़ की वैल्यूएशन। ठीक है, और एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है जिसकी वैल्यू है 50 करोड़ की, जिसकी वैल्यूएशन है 50 करोड़ की। ठीक है, और अगर मैंने इस कंपनी को खरीद लिया तो जो ये कंपनी होगी ये हो जाएगी मेरी 200 करोड़ की। कितने की हो जाएगी, 200 करोड़ की। तो ये बिजनेस को एक्वायर करने से मेरी सिनर्जी कितने की बनी, मेरी सिनर्जी बनी 50 करोड़ की। अब ये जो इंसान है ये मुझसे 100 करोड़ तक मांगे तो मेरे को चलेगा, क्यों, क्योंकि तब तक मैं लॉस मेकिंग नहीं होऊंगा। बट अगर इसने 100 करोड़ से ज्यादा मांगा तो मैं इस डील को रिजेक्ट कर दूंगा। तो सपोज अगर उसने 70 करोड़ में फाइनलाइज कर दिया, बोला कि 20 करोड़ चल मेरी गुडविल हुई, तू मेरे को 70 करोड़ दे दे, मैं क्या बोलूंगा, चलो भाई इसने 70 करोड़ में डील की, मतलब 30 करोड़ का मेरे को सिनर्जी बेनिफिट मिल गया। ठीक है, तो 20 करोड़ का सिनर्जी बेनिफिट मिल गया जो पुरानी कंपनी का ओनर था, और 30 करोड़ का बेनिफिट किसको मिल गया, मेरे को। सिनर्जी का मतलब एकदम सिंपल समझो कि जब दो कंपनी मिल जाती हैं तो उससे क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बिजनेस है 100 करोड़ का, दूसरा बिजनेस है 50 करोड़ का, पर ये दोनों बिजनेस मिल जाए तो बन जाएंगे 200 करोड़ का। तो यहाँ पे सिनर्जी बेनिफिट है 50 करोड़ का। ठीक है, तो अगर पुरानी वाली कंपनी मुझसे 70 करोड़ भी मांग रही है तो मेरे को चलेगा, क्यों, क्योंकि उससे मेरा 30 करोड़ का फायदा है, सामने वाले को 20 करोड़ का फायदा है। ये सब हम लोग कब कब देखेंगे, सबसे लास्ट चैप्टर में, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन में। बट अभी अगर टॉपिक्स आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपका मैं क्लियर करता जा रहा हूं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंपैक्ट, कि ये जो हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं इसको हम लोग एक्चुअल में अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, सपोज देखो क्या बोला है, एक कंपनी है जो मैंने एक्वायर की है 200 करोड़ में, बट उसके एसेट्स तो सिर्फ 150 करोड़ के हैं, जो बाकी का 50 करोड़ है ना, मैं उसको बुक करूंगा एज अ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट का रोल क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या मार्केट की लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं है, वो चीज को भी मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा, ताकि मेरे को समझ सके कि ये जो मैं वैल्यू दे रहा हूं इसको, क्या ये वैल्यू वर्थ है देनी। उसके बाद नेक्स्ट, कौन सा वैल्यूएशन मेथड मैं लगाऊंगा, वैल्यूएशन मेथड हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं। लास्ट में कंक्लूजन आता है, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ठीक है, तो वैल्यू बेसिकली हमको समझाता है कि वो एक एस्टिमेट है बिजनेस या एसेट के वर्थ का,
और प्राइस क्या है, जो मैं एक्चुअल में अमाउंट पे कर रहा हूं, ठीक है। और एक स्किल्ड वैल्यूअर इस गैप को हमेशा अंडरस्टैंड करेगा और उस हिसाब से क्लाइंट को एडवाइस करेगा। इज दैट क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस वैल्यूएशन। जब भी कोई इंसान कर रहा है, उसका सबसे पहला काम है पता करना कि भाई ये जो बिजनेस वैल्यूएशन मैं कर रहा हूं, इसका पर्पस क्या है। ये जो मैं बिजनेस वैल्यूएशन कर रहा हूं, इसका पर्पस क्या है। तो देखो, valuation is crucial for selecting investment, determining fair prices in takeover, and and making business decisions relating to investment, financing, and dividends. It is needed at every stage of company's life cycle. अच्छा, every stage of company's life cycle, बताओ कंपनी की लाइफ साइकिल्स क्या होती है, पता है? बताओ। अभी इंस्टीट्यूट ने तो बोल दिया भाई कंपनी की लाइफ साइकिल होती है। क्या होती है कंपनी की लाइफ साइकिल, ये इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया, ठीक है, ये हम बताएंगे आपको, थोड़ी देर रुको, ठीक है। Raising fund at incorporation to its eventual liquidation plays a key role in important financial decision. Some of the common purpose of valuation, ठीक है। तो यहाँ पे देके रखा है कि हमारे कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं वैल्यूएशन के। यहाँ पे तो सीधा सीधा लिस्ट दिया है, बट इसको हम लोग आगे जाके बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या बोला है, सबसे पहले अगर मैं शेयर्स इशू करने जा रहा हूं, तो मेरे को कितने पे ये शेयर्स को इशू करना चाहिए। सपोज मैं आईपीओ लेके आने वाला हूं, तो ये आईपीओ कितने में होने चाहिए। अरे यार, ये जो सीसी लिखा है ना, ये एंड है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए मेरे को कितना लेना चाहिए वैल्यू। अगर सपोज मैं शेयर्स बायबैक करने वाला हूं, तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मेरा बिजनेस रीस्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, स्लम सेल में बेच रहा हूं। स्लम सेल पता है ना, जब मैं पूरा का पूरा इकट्ठा एक बिजनेस बेच दूं, तो उसको बोलता है स्लम सेल। फिर शेयर होल्डर्स में कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो उसको सेटल करने के लिए हमको वैल्यूएशन लगेगा। अगर मैं कुछ परचेस या सेल कर रहा हूं, मेरा बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है, मेरा बिजनेस का कुछ छोटा सा हिस्सा मैं बेचने वाला हूं, तो उसके लिए मैं कितना प्राइस चार्ज करूं। अगर मैं नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पे कोई भी चीज बेचना चाहता हूं, तो कितने में बेचना चाहूं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में कुछ इश्यूज हो गए, तो उसमें मैं कितने प्राइस पे इसको वैल्यू करूं। कोई मेरे को डैमेजेस हुए, ठीक है, तो मेरे को उस पर क्लेम करने हैं, तो कितने में क्लेम करना चाहिए। स्टेट की प्लानिंग कर रहा हूँ, स्टेट मतलब मेरी जायदाद की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो शेयर्स मेरे पास पड़े कंपनी के, इसकी वैल्यू कितनी है। डीम्ड डिस्पोजिशन एट डेथ, सपोज किसी की मौत हो गई, उसकी कंपनी के ओनर की, अब वो बच्चों के पास जा रही है, ठीक है, तो वो बच्चों के लिए कितनी वैल्यू होगी। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब कंपनी का दिवाला निकल जाता है, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स करते हैं। उस टाइम पे हम पता करेंगे कि कंपनी की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट, अगर कंपनी में कुछ इंटेंजिबल्स हैं, तो उसकी हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। एंड लास्टली सब हो गया, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी हमको चीजें बतानी पड़ती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉमन पर्पसेस थे वैल्यूएशन के। चलो अब ना हम कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पे क्या बोला है, डिस्कस सम ऑफ द की एलिमेंट्स अ वैल्यूअर शुड हैव नॉलेज अबाउट। ठीक है, तो एक वैल्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जब वो एक बिजनेस को वैल्यू कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या क्या चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। A business valuer must possess deep knowledge of several key elements to conduct an accurate and reliable valuation. ठीक है, तो एक कोई भी वैल्यूअर बन नहीं सकता as such, ठीक है, तो उसके पास कुछ accurate and reliable valuations होनी चाहिए। ठीक है, accurate और reliable valuation निकालने के लिए
उसके पास डीप नॉलेज होना चाहिए। These elements provides the foundation for making well-informed valuation decision and ensuring the estimated value reflect the true worth of the business। ठीक है, तो जब वो ये वैल्यूएशन कर रहा है, उससे जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, that should be accurate। ठीक है, अब जब ये वैल्यूएशन कर रहा है तो उसको कौन से की एलिमेंट्स को ध्यान में रख के वो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा बैलेंस शीट, फिर क्या आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर क्या आता है हमारा कैश फ्लो, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये चारों को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं? अ वैल्यूअर मस्ट थॉरोली एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस, क्या असेस करने के लिए कि कितना कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कैसी है, फिर कंपनी क्या सॉल्वेंट है और कंपनी क्या एफिशिएंटली वर्क कर रही है या नहीं। तो ये चार एलिमेंट्स को चेक करने के लिए वो क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे है, आइडेंटिफाइंग एनी नॉन रिकरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस आर बीइंग डन। ठीक है, ये क्या होता है, तो बेसिकली जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग ना ऐसी चीजों को देखेंगे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है। ठीक है, और ऐसी चीजों को इग्नोर करेंगे जो बिजनेस में रेगुलरली नहीं होती बट कभी कभी हो जाती है। ठीक है, सपोज कोविड के वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए। ठीक है, अब कोविड के वजह से लॉसेस हुए, इट्स नॉट अ रेगुलर डे ऑफ बिजनेस। ठीक है, रोज रोज तो कोविड हो नहीं रहा लोगों को, है ना, तो इसके लिए इसको मैं किस चीज में कैटेगराइज कर दूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बताता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग को समझ में आना चाहिए कि जो बिजनेस का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं क्या उसका बिजनेस मॉडल हमको समझ में आ रहा है। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल इज क्रिटिकल फॉर असेसिंग ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिस्क फैक्टर्स। अब देखेंगे कि रेवेन्यू मॉडल कैसा है। रेवेन्यू मॉडल मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है। नेक्स्ट, की रेवेन्यू ड्राइवर्स, ऐसे कौन सी मतलब ऐसे कौन सी ड्राइवर्स है जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने फॉलो करी है, या क्या हमारा कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, एंड सीजनलिटी मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या सीजन के हिसाब से बिकता है। नेक्स्ट, कॉस्ट स्ट्रक्चर, हम लोग का कॉस्ट स्ट्रक्चर किस वे में डिफाइंड है, क्या वो फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल के फॉर्म में है, क्या हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हमको कैसे कॉम्पिटिटिवली एडवांटेज मिल रहा है, क्या हमारा ब्रांड वैल्यू अच्छा है, क्या हमारे पास पेटेंट्स है, क्या हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास यूनिक बिजनेस पोजीशनिंग है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सके, हमारा रेवेन्यू बढ़ा सके। एक बार हमने बिजनेस मॉडल को समझ लिया, नेक्स्ट आता है हमारा सेम इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इस पे हमने एक पूरा डिटेल में क्वेश्चन डिस्कशन किया था। ठीक है, हम इसमें क्या समझेंगे, इसमें देखेंगे हम इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड बता रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स क्या हमारे कंपनी के लिए रिलेटेड है, एंड मार्केट में कंपटीशन कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि कौन सा वैल्यूएशन मेथड हमको लगाना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूएशन मेथड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से देखने वाले। तो हमारे कौन कौन से तीन टाइप के वैल्यूएशन अप्रोचेस होते हैं, एक होता है इनकम अप्रोच, दूसरा होता है मार्केट अप्रोच एंड तीसरा होता है एसेट बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क असेसमेंट एंड डिस्काउंट रेट्स। ठीक है, तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, तो हमको वो रिस्क को असेस करना है और देखना है कि क्या हमारे कंपनी पे कितना रिस्क है, कौन से रिस्क है और उसका इंपैक्ट कैसा आ सकता है। तो देखो, तो हमको अ वैल्यूअर मस्ट क्वांटिफाई बिजनेस रिस्क टू डिटरमाइन एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग वैल्यू, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिजनेस रिस्क फैक्टर एंड कंट्री एंड इंडस्ट्रियल रिस्क। नेक्स्ट है, क्या कंपनी के पास कोई इंटेंजिबल्स या गुडविल है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ब्रांड रिकॉग्निशन और रेपुटेशन है कंपनी का, क्या कोई कंपनी के नाम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, क्या कंपनी के कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप्स है, जो सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स है,
क्या वो एकदम स्ट्रांग है? अगर वो स्ट्रांग है तो वो लॉन्ग टर्म तक हम लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कौन से रेगुलेटरी और टैक्सेशन रिलेटेड लॉज कंपनी को लगते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन चेक करेंगे, कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, लीगल स्ट्रक्चर मतलब कौन से टाइप की बिजनेस है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, लीगल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एंड लास्टली कंप्लायंस रिस्क फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लास्ट आता है ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्केलेबिलिटी। हम लास्ट में देखेंगे क्या ये बिजनेस का ग्रोथ कैसा हो सकता है, फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसको ऑपरेशन स्केलेबल है या नहीं, स्केलेबल मतलब क्या हम लोग इसको और बड़े लेवल पे कर सकते हैं या नहीं, मार्केट एक्सपांशन का पोटेंशियल है या नहीं, क्या इसको मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू हम लोग कुछ और बड़ा कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे हर जगह सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट, लॉज एंड रेगुलेशंस, इंटेंजिबल एसेट्स, ग्रोथ पोटेंशियल, फिर रिस्क। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स कर लिए और एक वैल्यूएशन, ये 6 पॉइंट्स कर लिए। आप कोई भी, आपको थ्योरी का टॉपिक आ जाएगा, आप उस पर लिख सकते हो आराम से। इज दैट क्लियर? कंक्लूजन क्या बोला, अ बिजनेस वैल्यूअर मस्ट हैव अ मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक उसको सिंगल डायमेंशन अंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी, उसको हर एक एंगल से चेक करना है कि बिजनेस कैसे कैसे इफेक्ट हो सकता है of financial, operational, economic and strategic factors to conduct a robust valuation। तो जब भी आप वैल्यूएशन कर रहे हो, आप एक चीज को पकड़ के आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते, आपको हर एक छोटी छोटी एलिमेंट्स या छोटे छोटे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा अपने वैल्यूएशन के अंदर। An accurate valuation is not just about numbers but also about understanding the story behind the business and its future potential। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, हाउ डज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस लॉज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एड इन बिजनेस वैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, तो जब आप बिजनेस वैल्यूएशन कर रहे हो तो जो लॉज और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो कैसे हेल्प करता है बिजनेस वैल्यूएशन में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट आप एक बार खुद से रीड करो, क्योंकि ये पॉइंट्स ना हम लोग बार बार सेम रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार ये रीड कर लो। हम सेकंड वाले पार्ट को अच्छे से देखेंगे। देखो क्या बोला है, डिस्कस द रोल एंड पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंपनी लाइफ साइकिल। याद है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में कंपनी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, बट कंपनी लाइफ साइकिल होता क्या है? तो कंपनी लाइफ साइकिल हमको सिंपली ये बताता है कि कंपनी कौन से स्टेज पे। ठीक है, तो जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक पहला स्टेज होता है दैट इज स्टार्टअप स्टेज, जहां पे हम किसी को जानते नहीं, कोई हमको नहीं जानता, अब हम मार्केट में नए नए आए हैं। तो पहला स्टेज क्या होता है, स्टार्टअप स्टेज। एक बार हम लोग ने स्टार्ट किया बिजनेस, फिर सेकंड स्टेज आता है हमारा ग्रोथ स्टेज। ठीक है, फिर कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर कंपनी एक ऐसे लेवल पे आएगी जब कंपनी मैच्योरिटी की स्टेज आ जाएगी, जहां पे क्या करेगी, कंपनी पब्लिक होने का ट्राई करेगी। पहले प्राइवेट कंपनी होती है, फिर वो मार्केट पे लिस्ट हो जाती है। मार्केट पे लिस्ट हो जाती है मतलब क्या है, जब भी कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है तो उसको आईपीओ इशू करना पड़ता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी स्टेज। और फिर लास्ट आता है हमारा डिक्लाइन और एग्जिट स्टेज, मतलब अब कंपनी और बड़ा नहीं बन सकती, अब क्या होगा, अब कंपनी बंद की जाएगी। तो ये 4 स्टेजेस में हमने बिजनेस को डिफाइन किया गया है। अब देखो एक एक को हम लोग आराम से रीड करेंगे और हर स्टेज पे बिजनेस वैल्यूएशन कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप स्टेज, वैल्यूएशन हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर बाय एस्टिमेटिंग द कंपनीज वर्थ। ठीक है, तो अभी तक बिजनेस चालू नहीं हुआ है, बिजनेस धीरे धीरे बन रहा है, हमारे पास एक आइडिया है, वो आइडिया को लेकर हम लोग इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि भाई हम लोग का ये आइडिया है, इससे हम लोग इतनी बड़ी कंपनी बनाने वाली है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा और कंपनी में पैसा लगाएगा, और जैसी कंपनी में पैसा आएगा हम बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे टाइम पे कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन हम लगा सकते हैं? तो सबसे पहला आता है वेंचर कैपिटल मेथड। वेंचर कैपिटल मेथड का मतलब क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर में ये वैल्यू हो सकती है, उस बेसिस पे क्या कर रहा हूं मैं, बिजनेस का वैल्यूएशन कर रहा हूं। नेक्स्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, हम लोग फ्यूचर का एस्टिमेट कर रहे हैं कि हर साल मैं इतना इतना पैसा कमाऊंगा, उसको क्या करूंगा मैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाऊंगा और उसको मैं बोलूंगा कि ये बिजनेस वैल्यू है। अगर आप लोगों ने इंटर में कैपिटल बजटिंग अच्छे से किया होगा तो जो मैं बोल रहा हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? कंपनी इज सीकिंग फंडिंग फॉर एक्सपांशन, पार्टनरशिप एंड मार्केट एंट्री। ठीक है, अब कंपनी बड़ी होना चाहती है, ठीक है, और बड़े होने के लिए उसको पैसों की जरूरत है। तो अब वो क्या कर रही है? वो आ रही है लोगों के पास पैसा मांगने। तो उस टाइम पे हम लोग उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सबसे पहला आएगा अर्निंग मल्टीपल मेथड। अर्निंग मल्टीपल मेथड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अर्निंग के बेसिस पे मैं चेक करूंगा कि ये कंपनी का वैल्यू कितना हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेम डीसीएफ मेथड, कि जो मेरे फ्यूचर के जो मेरे कैश फ्लोज होने वाले हैं उस बेसिस पे मैं क्या करूंगा? हमारे कंपनी की वैल्यूएशन करूंगा। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी स्टेज। इस केस में क्या होता है? कंपनी आईपीओ के लिए जाती है, किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, या अपना बिजनेस को खुद ही रीस्ट्रक्चर करती है। ठीक है, इस केस में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे वैल्यूएशन के लिए? एक आएगा हमारा मार्केट अप्रोच, जहां पे मैं दूसरे कॉम्पिटिटिव से अपने कंपनी की वैल्यूएशन निकालूंगा। एंड दूसरा आएगा हमारा नेट एसेट वैल्यू मेथड। यहाँ पे क्या करूंगा? जो मेरे मार्केट वैल्यू है एसेट्स के और जो मेरी मार्केट वैल्यू है लायबिलिटीज की, उन दोनों को लेस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू। लास्ट आता है हमारा डिक्लाइन और एग्जिट स्टेज। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंपनी को बेच दिया जाता है या लिक्विडेट कर दिया जाता है, या कंपनी कुछ इंसॉल्वेंसी फेस कर रही होती है। इस केस में हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे वैल्यूएशन के लिए? तो पहला आता है लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब क्या है? जो हमारे पास करेंटली एसेट्स हैं उसको मैं मार्केट में कितने में बेच सकता हूँ, लेस क्या क्या मेरे ऊपर लाइबिलिटीज है, उन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगी लिक्विडेशन वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास एसेट है, अगर मैं आज के टाइम पे इसको मार्केट में रिप्लेस करना चाहूं तो मेरे को कितना वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी हमने मेथड्स रीड किए है ना, ये हमको आगे के चैप्टर्स में कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मेन क्रक्स क्या था? हमारे बिजनेस को हम 4 स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल पे डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या है? स्टार्टअप, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी एंड चौथा डिक्लाइन और एग्जिट स्टेज। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है? ठीक है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर एक्यूरेट एंड कंप्लायंट वैल्यूएशन. Business valuation is dynamic and varies based on company's life cycle stage, and choosing the right valuation method is crucial for decision making at different stages. ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ सेकंड पार्ट डिस्कस किया। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट क्या बोला है? रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड लीगल कंसिडरेशन, कि कौन से कंप्लायंसेस कंपनी पे लगते हैं, कौन से लीगल कंसिडरेशंस हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अब कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका क्या इंपैक्ट है बिजनेस पे, वो देखना है। नेक्स्ट, टैक्सेशन लॉज कौन से हैं और कितना वो कंपनी पे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर लीगल एस्पेक्ट्स हम चेक कर रहे हैं, जहां पे हम लोग को अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? कभी दो लोगों में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर अगर मर्जर करने जाना है तो उसका अकाउंटिंग पे कैसा असर होगा। ठीक है, तो यही है हमारा लॉज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इन केस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लेक्चर नंबर 1 ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर नंबर 5 को खत्म करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले चैप्टर को मेजॉरिटीली खत्म कर दिया है। ठीक है, बट कल के दिन हम लोग इसको पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके साथ आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। और आज जो जो हमने किया है ना, एक बार खुद से जाके गो थ्रू करो। ठीक है, एक बार वापस से समझो कि हम बिजनेस वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा टास्क देता हूँ। ठीक है, मैं ये कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सपोज एक रेस्टोरेंट चलाते हो। आप सपोज एक रेस्टोरेंट चलाते हो, ठीक है, और आपको इस रेस्टोरेंट का बिजनेस का सपोज टर्नओवर निकालना है। टर्नओवर का मतलब है ना, पता है ना, सेल्स निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? या फिर एक काम करो, बिजनेस का टर्नओवर ही नहीं, बिजनेस अगर सपोज ये रेस्टोरेंट बिजनेस का आप सपोज प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता रहा हूं, फर्स्ट 30 मिनट्स हम इसी चीज को समझेंगे कि हम लोग को अगर बोल दिया गया है कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और उसके बिजनेस को वैल्यू कैसे करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अपने साइड से करोगे
उसके बाद मैं आके आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इट विल बी अ रॉ डिस्कशन, कोई भी एडिट वेडिट नहीं रहता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो भी है लेक्चर वो 1-to-1 रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। मैं बोलूंगा पहले खुद से एक बार कर लेना, उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।